नमस्कार। कथा कहानी बाई वंदना में आप सबका स्वागत है। आज प्रस्तुत है 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास का भाग 8। चलिए शुरू करते हैं। सुषमा के दोनों भाई उसे लेने स्टेशन आए थे। सामान उतरवा कर चलने पर संजय ने पूछा, जीजी मेरे लिए जैकेट लाई हो? लाई हूँ पगले, उतावला क्यों होता है? सुषमा ने उसके बाल बिखराते हुए कहा। घर पहुंचकर सभी उसका बक्स खुलने की प्रतीक्षा में इधर उधर मंडराने लगे। अरे उसे चैन भी लेने दोगे? माँ ने डांटा। मुस्कुराती हुई सुषमा ने बक्स खोला। सबसे पहले निकली संजय की लेदर जैकेट, विनय के लिए सिली हुई कमीज़ें, निरुपमा के लिए ऊन, प्रतिमा के लिए सलवार कमीज़ों के कपड़े और मैचिंग दुपट्टे। सबसे आखिर में पिताजी के लिए बढ़िया कंबल और माँ के लिए साड़ी। छपी हुई साड़ी उलटते पुलटते हुए माँ ने कहा, अरे मेरे लिए क्यों लाई? मैं क्या करूँगी? तुम ही लोग पहनो ओढ़ो। पर वह मुस्कुरा रही थीं। रखते हुए बोली, वकील साहब के पोते का नामकरण होगा तो पहनूंगी। अच्छा, नारायण के लड़का हुआ है? सुषमा ने बक्स में ताला लगाते हुए पूछा। हाँ। इस बार माँ के स्वर में उल्लास न था। उन्होंने एक लंबी सांस ली और सुषमा से चाबी ले ऊपर कमर में खोंस ली। चलो मुंह हाथ धो लो, कपड़े बदल लो, खाना लगा दूं, उन्होंने कहा। रात को सुषमा ने आग्रह किया कि पिताजी नया कंबल ओढ़ें। वह उनका हुक्का भरकर ले आई और पास बैठ गई। उसके मन में गहरा संतोष था और सबसे घिरकर बड़ा अच्छा लग रहा था। कितने का लिया बेटा? कंबल के नरम रोयों पर हाथ फेरते हुए शर्मा जी ने पूछा। 63 रुपए का। क्यों? इतना रुपया क्यों खर्च करती हो? इतना महंगा कंबल लेने की क्या ज़रूरत थी? पिछले साल ही तो मेरी रज़ाई में नई रुई पड़ी है। कुछ देर बाद बोले, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ न कर सका। उनके स्वर के भीगेपन में सुषमा डूब कर रह गई। उसने खुले हुए पैरों को धोती से ढकते हुए मंद स्वर में कहा, इतना सब तो किया आपने ही, पढ़ाया लिखाया। और स्वयं उसका कंठ भर आया। सिर झुकाकर अपनी साड़ी पर छपे मोर और हाथियों की पंक्ति को देखने लगी। पर उस क्षण उसके मन में वे सारी शिकायतें जाग उठी थीं जो उसे अपने पिता के प्रति थीं। कृष्णा मौसी ने ठीक ही कहा था। यदि पिताजी चाहते तो क्या उसका विवाह नहीं कर सकते थे? लोग लाख प्रयत्न कर बेटी के ब्याह का सामान जुटाते हैं। क्या उसी के पिताजी अनोखे थे? बात असल ये थी कि उन्होंने यह चाहा ही नहीं कि सुषमा की शादी हो। उनके अंतर मन में यह बात अवश्य होगी कि सुषमा से उन्हें सहारा मिलेगा। वह पढ़ने में प्रारंभ से ही तेज थी और साथ ही बड़ी आज्ञाकारिणी भी। वह जब एमए फाइनल में थी तब तो उसकी शादी करीब करीब तय ही हो गई थी। मामा बीच में पड़े थे पर पिताजी ही ढील दे गए। माँ के अफसोस करने पर उन्होंने कहा था, निर्मला को देखो, नौकरी करती है, आराम से रहती है। हमारी सुषमा भी वैसे ही रहेगी, उसे कोई तकलीफ न होगी। उनके रिटायर होने में तब केवल 3 साल बाकी थे और बच्चे छोटे थे। उस समय सुषमा की शादी करने से उनकी सारी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो जाती। इस ज्ञान ने सुषमा के अंदर न जाने कितना कड़वापन भर दिया। उसकी शादी नहीं होगी, ये उसने कल्पना ही नहीं की थी। पर उस समय वह न जाने कितनी दृढ़ हो गई। नौकरी के लिए उसे कितना भटकना पड़ा और अब इस नौकरी को पाकर उसे लगा कि तूफान से बचकर उसकी जीवन नौका एक शांत बंदरगाह पर आ पहुंची है। दीवार से टेक लगाए बैठी सुषमा ने लंबी पलकें उठाकर पिता को देखा। उनके थके बूढ़े चेहरे को देखकर उसे लगा कि उसने उनके साथ अन्याय किया है।
उन्होंने कभी न चाहा होगा कि उनकी बेटी अविवाहित रह जाए, पर उनकी अपनी विवशताएं होंगी जिन्हें वह समझ न पाई होगी। मन ही मन न जाने वह कितना घुले होंगे, अपनी विवशताओं में उलझ कर रह गए होंगे, और सुषमा को उस असामर्थ्य की कचोट का आभास भी न हुआ होगा। खुले दरवाजे से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और सुषमा का शरीर सिहर उठा। उसे लगा जैसे अभी अभी किसी की उंगलियां उसकी बाह को सहलाती हुई चली गई हैं। अम्मा सुबह से जिद कर रही थी कि सुषमा भी साथ चले। सुषमा का मन बिल्कुल न था, पर माँ का दिल रखने को वह तैयार हो गई। नीरू जब से बड़ी हो गई थी, माँ उसे सब जगह सजा संवार कर साथ ले जाती थी कि 4 लोग देखें और चर्चा करें कि शर्मा जी की मंझली लड़की बड़ी सुंदर है। सुषमा ने बच्चे के लिए एक चांदी का झुंझुना खरीद लिया। वकील साहब के घर बड़ी चहल पहल थी। 2 लड़कियों के बाद ये पहला पोता हुआ था। नारायण बाहर ही उन्हें मिल गया। तुम कब आई? कितना सहज स्वाभाविक था उसका कंठ। काफ़ी दिन हो गए, सुषमा ने उत्तर दिया। आज आने की फुर्सत मिली? नारायण ने उलाहना दिया। आज भी कहाँ आ रही थी, निरुपमा ने कहा। बड़ी मुश्किल से आएंगी। क्यों आएंगी भला? बड़ी रौब दाब वाली हो गई हैं। नारायण सुषमा को चिढ़ाने लगा। उसकी दृष्टि सुषमा से मिली और बंद कर रह गई। सुषमा ने पाया कि नारायण के मुस्कुराने में अब भी थोड़ा सा खुटका दांत दिखाई देता है। उसने साड़ी के पल्ले से पीठ ढकते हुए कहा, तुम्हें कौन कम बड़े हो गए हो? तुम क्यों नहीं आए? नारायण मुस्कुरा कर रह गया। अपनी साड़ी को छिड़काव की गई गीली मिट्टी से बचाती सुषमा अंदर चली गई। बरामदे में फर्श पर औरतों और बच्चों की भारी भीड़ थी। उसकी माँ निसंकोच मैली और जगह जगह से फटी दरी की परवाह न कर अपनी परिचित स्त्रियों में जा बैठी। सुषमा ने किनारे खड़े हो सब पर एक दृष्टि डाली। नारायण की बहन प्रभा भीड़ में से उठी और उसके पास आकर बोली, नमस्ते दीदी, चलिए आपको भाभी के कमरे में ले चलूं। नारायण की पत्नी ने बड़े स्नेह से उसका स्वागत किया। सुषमा ने बच्चे के पलंग पर उपहार का पैकेट रख दिया और बैठ गई। प्रभा ने बच्चे को उठाया और सुषमा की गोद में दे दिया। सुषमा ने उसके मुलायम गाल को छूते हुए पूछा, इसका क्या नाम रखा गया? नारायण दादा तो इसका नाम अमित रखना चाहते हैं। अम्मा ने आनंद रखा है, प्रभा ने बताया। रेशमी पीले कुर्ते में बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा था। सुषमा उसे मुग्ध दृष्टि से देखती रही। उसने हल्के से उसके गाल छुए और वह अचानक रो पड़ा। जल्दी से उसकी माँ को देखकर सुषमा मुड़ी तो देखा कि कमरे में नारायण भी आ गया था। बच्चे को खिलाते हुए नारायण की पत्नी ने कहा, देख बेबी, तेरी आंटी कहेंगी कि बड़ा रोता है। सुषमा के चेहरे पर किसी ने कृत्रिम मुस्कान चिपका सी दी। नारायण अपने छोटे से संसार में कितना संतुष्ट और सुखी दिखता था। क्या इस क्षण उसे याद नहीं आ रहा होगा कि कभी उसने सुषमा की चाहना की थी? सुषमा ने नज़र बचाकर नारायण को देखा। नारायण भी उसे देख रहा था। उस दृष्टि विनिमय में कोई भी संदेश, अतीत की कोई परछाई नहीं थी। वह दृष्टि धुली, स्वच्छ और गर्वित थी। सुषमा ने हाथ बढ़ाकर नारायण की बिचली लड़की को अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम रश्मि हो ना? किस क्लास में पढ़ती हो? जो छायाएं नारायण के चेहरे पर नहीं थीं, उन्हीं ने सुषमा को गहरे अवसाद से ढक दिया। नारायण की पत्नी के पीले मुख पर बड़ी आभा थी। घर बाहर सबोर से उस पर सुख कामनाओं और आशीषों की वर्षा की जा रही थी। सुषमा एक अपरिचित मात्र बनी यह सब दूर से देख रही थी। उसके मन में बहुत पुरानी एक चोट फिर से टीस उठी।
बचपन से एक स्वप्न मन में संजोया था, जिसका केंद्र नारायण था। सुषमा के आगे 19 बरस की एक शर्मीली लड़की आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा रह रह कर लाल हो उठता था और पलकें थीं कि लाज के मारे उठ नहीं पा रही थीं। समय के इतने लंबे अंतराल के बाद भी सुषमा उस लड़की को बड़ी स्पष्टता से देख उठी। वह घर की धुली लाल किनारे की सफ़ेद साड़ी पहने थी। बाल सुबह से नहीं संवारे थे। वह रह रहकर चोटी के खुल गए बालों को उंगली पर लपेटने लगती थी। उस दिन के बाद वह बहुत ही मीठे स्वप्नों में डूबी रहने लगी थी। कॉलेज जाती, पर सारे समय वह क्लासरूम की खिड़की के बाहर देखा करती। कभी कभी उसकी दृष्टि खिड़की पर आ बैठे गौरैये के जोड़े पर चली जाती और उसका दिल एक अनजाने वेग से धड़कने लगता। सुषमा के आगे वह लड़की एक बार फिर आ खड़ी हुई। वह घर की धुली सफ़ेद साड़ी पहनी थी। उसके होंठ रह रहकर कांप उठते। उसकी आंखें निरंतर रोने से लाल थीं। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता। जब कभी उसकी दृष्टि क्लासरूम में चक्कर काटकर उड़ते गौरैया के उस जोड़े पर जाती, उसका दिल एक जानी पहचानी पीड़ा से भर उठता। वकील साहब की बहुत प्रतिष्ठा थी। वह नारायण की शादी बड़े ऊंचे घर में करना चाहते थे। उनकी पत्नी ने सुषमा के लिए बहुत हठ किया, पर वकील साहब ने नारायण की शादी कहीं और तय कर दी। सुना नारायण को भी वह लड़की पसंद थी। सुना उस लड़की के पिता सिविल सर्जन थे और दहेज से घर आंगन भर गया था। सुषमा की माँ बहू देखकर लौटी तो बड़े व्यंग से बोली, अरे बहू तो एकदम काली है। वकील साहब को बड़ा घमंड था। देखना मेरी सुषमा कितने अच्छे घर में जाएगी। यह विचार सुषमा को ज़रा भी सांत्वना न दे सका। वह अनंत रातें आंचल मुंह में ठूंस कर रोते बीती। कोई कितना रो सकता है, इसका अनुमान उसे स्वयं न था। कितना अपरिमित सागर लहराता है पलकों की ओट में, ये उसने पहली बार जाना। अब नारायण के घर से लौट बिना कपड़े बदले ही वह बिस्तर पर लेट गई। खाने के समय माँ ने प्रतिमा को उसे बुला लाने को भेजा। प्रतिमा ने उसे हिलाकर कहा, जी चलो खाने। मेरा मन नहीं हो रहा है, वहाँ काफ़ी खा लिया था, सुषमा ने कहा। प्रतिमा लौट आई और माँ से कह दिया। माँ उठकर स्वयं गई और बोली, कुछ तो खा ले सुषमा, वहाँ भी तो कुछ नहीं खाया। सुषमा तुरंत उठकर बैठ गई। मैं तो आ रही थी। मन में ढेर सी शर्म आई। माँ इतनी सरल नहीं जितनी समझी जाती हैं। कहीं उन्हें भी वह सब याद न आ रहा हो। अम्मा ने फूली हुई रोटी की राख झाड़ी और उसकी थाली में डालकर बोली, रूप को रोवें भाग का खावें। बड़ा ज़बरदस्त भाग लेकर आई है नारायण की बहू। देखो तो सभी कुछ था, अब लड़का भी हो गया। माँ के शब्दों में खेद था और थोड़ी सी लालसा मिश्रित ईर्ष्या भी। सुषमा के मौन का ख्याल न करते हुए वह अपने ही विचारों के तारतम्य को शब्द देती गई। वकीलन तो बहुत चाहती थी, वह राजी नहीं हुए। जिसका जहाँ जिससे संजोग जुड़ा होता है वही होता है, हमारे करने न करने से क्या होता है। सुषमा ने सोचा कि अपनी असमर्थता किस सफाई से भाग्य पर डाल माँ ने अपने को समझा लिया है। वह समझ नहीं सकी कि माँ चाहती क्या है। इस तरह के उत्सवों में सम्मिलित हो वह सदैव असंतुष्ट हो जाती हैं। वह चुपचाप कौर निगलती रही। इसके साथ ही 55 खंभे लाल दीवारें का भाग 8 यहीं पर समाप्त होता है। अगले भाग के साथ जल्दी ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।